हमने लाइव प्रोसेस का कुछ पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, इसको हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। ऑप्शन हमारे सामने चार है। हाई प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, स्टिमुलस ऑफ लाइट इन द गार्ड सेल, डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे आप उसको ध्यान रखना अभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है एसर्सन रीजन का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये 23 में आया था, 2023 में क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है जिसको कि विली कहा जाता है। तो ये विली का काम क्या होता है? ये मतलब एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो देखते हैं एसर्सन रीजन। एसर्सन सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? दीज विली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। बिल्कुल नहीं, डाइजेशन में कोई इसका रोल नहीं है। तो डाइजेशन में जो डाइजेशन वर्ड यहाँ पे लिखा है, डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है विली का। ठीक है, तो हमारा रीजन जो है वो गलत हो जाएगा और एसर्सन हमारा सही हो जाएगा। और इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स। असर्सन सही है, रीजन क्या है? तो फॉल्स है हमारा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वाटर इन द रूट इंटर्स ड्यू टू। ऑप्शंस देखो, द फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स। अगर बात करें यहाँ पर सही आंसर का, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। ठीक है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस पाया जाता है जिस वजह से वाटर एंटर कर जाता है रूट्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये सभी पीवाईक्यू है और सभी क्वेश्चन के नीचे ईयर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। दूसरा का आंसर क्या आया? सी, कि असर्सन राइट है बट रीजन रॉन्ग। और तीसरा का आंसर क्या आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल द स्पेसिफिक एंजाइम या जूस सीक्रेटेड इन लोकेशन। पहला, दूसरा, तीसरा ये दिया हुआ है हमको। ये पहला दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि कहाँ पर मतलब कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है एग्जाम में। अब ये डायग्राम देके हमसे पूछ रहा है माउथ के बारे में, और ये हमारा कहाँ पे सेकंड नंबर कहाँ इंडिकेट कर रहा है? लीवर को। और थर्ड नंबर कहाँ इंडिकेट कर रहा है? ध्यान से देखना, पैनक्रियास को। दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो जूम कर देते हैं, ध्यान से देख लो। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो कि पहला नंबर का इंडिकेशन कहाँ है? पहला नंबर का इंडिकेशन है कहाँ पर? माउथ में। तो माउथ में पहला नंबर का इंडिकेशन है, यानी माउथ से सबको पता है कि किस चीज़ का क्या निकलता है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। तो पहला नंबर, यानी पहला नंबर में क्या हो जाएगा? तो अमाइलेज बोल सकते हैं सिंपली, यही एंजाइम निकलता है ना। उसके बाद लीवर है, तो लीवर से क्या निकलता है? लीवर से क्या चीज़ सिक्रीट होता है? तो कहेंगे लीवर से सिक्रीट होता है बाइल। जो क्या करता है? बाइल का काम क्या होता है? लीवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल। बाइल का काम क्या होता है? इमल्सीफाई करना। किसको? इमल्सीफाई करना किसको? फैट को। बाइल का काम क्या होता है? इमल्सीफाई करना। किसको इमल्सीफाई करना? फैट को। ठीक है, तो मतलब बी सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा? बाइल आ जाएगा। लीवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल। और फर्स्ट नंबर में क्या हो गया हमारा? सलाइवरी अमाइलेज, यानी अमाइलेज भी बोल सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो अमाइलेज हो गया, यहाँ से बाइल हो गया। और थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या रिलीज होता है? तो देखो, पहला का आंसर हो गया हमारा अमाइलेज, दूसरा का आंसर हो गया हमारा बाइल। अगर यही दो पता चल गया तो हमारा आंसर हमको टिक कर देना है डायरेक्ट, क्या? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। इसका मतलब पैनक्रियास से क्या रिलीज होता है? ट्रिप्सिन।
ठीक है, 2 आंसर हमारा मैच हो गया ऑप्शन में, तो हमको तीसरा वाला यहाँ पर पता चल गया कि ट्रिप्सिन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 5th नंबर क्या कह रहा है हमसे। 5th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोइंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। ये देखो CO2 है और ये वाटर है, सनलाइट मिला, क्लोरोफिल मिला, क्या बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है प्लांट उसको यूटिलाइज कैसे करता है, एक पूछ रहा है यूटिलाइज कैसे करता है और एक पूछ रहा है स्टोर कैसे करता है। तो सबको पता है कि यूटिलाइज कैसे करेगा, ऑब्वियस है कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्लांट बना रहा है तो उसको यूटिलाइज कैसे करता होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे भाई जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसको यूज कैसे करेगा, यूटिलाइज कैसे करेगा, तो एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कि स्टार्च स्टोर क्या करेगा, तो स्टोर कैसे करता है प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट को, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी और बी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्टार्च। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल, सॉरी यहाँ ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, सी को पहले लिख दिया गया बी को बाद में, तो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, एनर्जी एंड स्टार्च। एनर्जी एंड स्टार्च हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार रीड करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है रीड द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4। बिल्कुल, टेक अ हेल्दी प्लॉटेड प्लांट विथ इलोंगेटेड लीव्स, सेलेक्ट अ लीफ एंड इंसर्ट अबाउट 1.5 of this leaf in test tube containing KOH and make it air tight। कह रहा है कि एक कंटेनर ले लो, उसके अंदर लीफ को डाल दो, उसमें KOH डाल दो और उसको अच्छे से मतलब टाइट वाइट कर दो। ठीक है, प्लेस द सेटअप इन सन फॉर 2 hours, और इस सेटअप को कहाँ ले जा करके रख दो, 2 घंटे के लिए। इस सेटअप को 2 घंटे के लिए कहाँ ले जा करके रख दो, सन में रख दो। ठीक है, टेक आउट द लीफ फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, फिर वापस लाने के बाद टेस्ट ट्यूब से लीफ को निकाल लो, एंड डिप इट बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए इसको बॉइलिंग वाटर मतलब लीफ को बॉइल कर लो। ठीक है, पुट दिस लीफ इन अ बीकर विथ एल्कोहल एंड बॉइल इट इन अ वाटर बाथ, वॉश द लीफ विथ वाटर एंड देन डिप द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद कह रहा है कि मतलब बॉइल करने के बाद इसको जो है आयोडीन में डिप कर दो। द पोर्शन ऑफ द लिप डिप्ड इन KOH solution will not show any change when dipped in iodine solution। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं। जब इस लीफ को इस बीकर में डाला गया था, जितना सा हिस्सा हम लोग डाले हैं, जितना हिस्सा हम लोग लीफ का मतलब बीकर के अंदर डाले हैं और KOH इसके अंदर रख दिए हैं। KOH का काम पता है क्या होता है, KOH का काम होता है इट एब्जॉर्ब्स CO2। इट एब्जॉर्ब्स CO2, ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अगर हम इस पूरे मतलब सिस्टम को ले जा करके सनलाइट में रखे होंगे तो वहां पर क्या हुआ होगा, क्या वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, तो बोलोगे नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ता है, तो CO2 का आवश्यकता पड़ेगा, वाटर का आवश्यकता पड़ेगा, सनलाइट चाहिए है, क्लोरोफिल चाहिए है, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये CO2 तो एब्जॉर्ब कर लिया ना ये KOH। तो अगर CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया KOH, तो ये जो लीफ का पार्ट यहां पर अंदर में है, इसको तो CO2 मिला ही नहीं, और अगर उसको CO2 मिला ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो स्टार्च का फॉर्म नहीं बन पाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बन पाएगा तो स्टार्च ही नहीं बन पाएगा। जो हिस्सा KOH के टच में है उसका बात कर रहे हैं हम। और आयोडीन का क्या काम होता है पता है, कि जैसे कोई लीफ है और अगर उसमें स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट है, अगर आयोडीन का ड्रॉप डालोगे ना तो स्टार्च जहां जहां प्रेजेंट है वो उस पूरे को ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन डालने पर
ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शंस, हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो कहानी पूरा समझ में आ गया। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन आएगा देखेंगे। ये जो सनलाइट में हम लोग को रखना होता है ना, कब रखना पड़ता है? पहले ही रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तुमसे कि आयोडीन टेस्ट के पहले सनलाइट में रखा जाएगा कि आयोडीन टेस्ट के बाद में सनलाइट में रखा जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि आयोडीन टेस्ट जब भी होता है उससे पहले ही सनलाइट में रखना पड़ता है हमको। ऑब्वियस है ना, पहले ही रखना पड़ेगा। अभी ये पूरा तुम पढ़े तो समझ में बात आया ना। पहला क्वेश्चन पढ़ो, द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब। तो पूछ रहा है कि KOH क्या एब्जॉर्ब करता है। तो सबको पता चल गया है, जो रिलीज CO2 होगा उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? KOH। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वी मे कंक्लूड द फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। क्या कंक्लूड करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि कौन सा उसका मतलब एक फैक्टर है। अगर वो नहीं हुआ, अगर वो नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो होना जरूरी है मतलब। तो ऑब्वियस से पता चल गया हमको इस एक्टिविटी से कि CO2 का होना बहुत जरूरी है। अगर CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन फोटोसिंथेसिस इज। द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन द फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। भाई ये तो होता है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। दूसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये बात भी सही है। अभी हम बताते हैं कैसे। देखो ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? C6H12O6 ये बनता है। कब बनता है? जब CO2 प्लस H2O मिलता है तो ये बनता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट भी होना चाहिए एंड क्लोरोफिल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में CO2 और H2O मिलकर के क्या बनाता है? C6H12O2 बनाता है और साथ में कुछ ऑक्सीजन वगैरह भी रिलीज होता है। ठीक है, जो बता रहे बस सिंपल सा बात ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो CO2 पहले था और हम लोग ये छोटा बेसिक सा बात जानते हैं कि अगर किसी भी चीज के पास हाइड्रोजन आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया, बोलते हैं। तो किस चीज का रिडक्शन हो रहा है? CO2 का रिडक्शन हो रहा है। CO2 का रिडक्शन हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है। और CO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। तो CO2 का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे हो बात? तो CO2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज में कह लो कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए हमारा क्या था? बिल्कुल ठीक था। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़े ना, दिस इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है ये बताना है। तो इसलिए हम बोले कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये तो होता है। और ऑप्शन ए क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये भी होता है। ऑप्शन सी को पढ़ो, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कोई मतलब है ही नहीं। कार्बन तो कहीं है ही नहीं, मतलब अकेला कार्बन तो कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड क्या मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड कहीं बन रहा है यहाँ पे? ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है, ये वाला जो है मैकेनिज्म, ये वाला जो लिखा हुआ लाइन है कि ऐसा कुछ होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ C2 कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता है। बाकी ये जो चौथा वाला ये भी बिल्कुल सही है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। प्लांट जो है वो क्या करता है? सनलाइट से लाइट लेता है, यानी लाइट एनर्जी लिया, उसको कन्वर्ट कर लेता है केमिकल एनर्जी में, देन उसको यूज करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान से देख लो, सी का 6 का पहला नंबर का आंसर क्या था हमारा? 6 का पहला नंबर का आंसर था हमारा रिलीज्ड CO2। दूसरा नंबर का आंसर क्या था हमारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा नंबर में पूछ रहा है कौन सा इवेंट नहीं होता है, तो नहीं कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फोर्थ नंबर ध्यान दो, क्या पूछ रहा है? आयोडीन सोल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ। अभी बताए थे ना कि आयोडीन किस पे डालने पर ब्लू ब्लैक कलर हमको मिलेगा। तो ऑब्वियस से पता चल ही गया होगा आंसर, स्टार्च पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 4 का फर्स्ट नंबर स्टार्च हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलो
अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बातें हमसे पूछी जा रही है। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बारे में कौन सा बात सही है। तो ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन हमारे सामने, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर। अरे भाई तुम एक बात बताओ, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मान लो अमीबा ही है, मान लो अमीबा है, सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल का क्या मतलब, क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या ये अमीबा किसी कॉम्प्लेक्स चीज को जब मतलब इंजेक्शन करता है, उसको अपने अंदर लेता है, तो क्या उसको तोड़ नहीं पाता है? अरे भाई बिल्कुल तोड़ पाता है। यानी पहला नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा नंबर पढ़ो, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बात बिल्कुल सही लग रहा है और बिल्कुल सही है कि इसका जो बॉडी होता है, यहाँ से क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है बहुत सिंपली डायरेक्ट हो जाता है, कोई भी गैस इन और आउट कर सकता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो सेकंड नंबर यहाँ पर सही है, लेकिन तीसरा और चौथा भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो तीसरा नंबर अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर हमारे सामने कह रहा है स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। ये तो मतलब क्या बोले इसको, कि एक तरफ आप कह रहे हो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल है, और फिर आप कह रहे हो कि उसके शरीर में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है काम करने के लिए। भाई जब वो खुद सिंगल सेल है तो उसके अंदर टिश्यू कहाँ से आ जाएगा? यानी तीसरा नंबर भी गलत है। इस बेसिस पे हमारा सेकंड नंबर सही हुआ है अभी तक। ठीक है, अब एक बार फोर्थ नंबर पढ़ लो। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट फॉर टेकिंग इन फूड। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट फॉर टेकिंग, सही बात है। अमीबा जैसे है, ये डायरेक्ट किसके टच में रहता है, इन्वायरमेंट के टच में, और अपना फूड को वहीं से क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। कैसे लेता है पता है ना सबको, क्या बना के लेता है, सीडोपोडिया बना के लेता है। इस तरह से वो पूरा जो अपना फूड पार्टिकल उसके चारों तरफ क्या बना लेता है, सीडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग्स बना लेता है, और अपने जो भी उसका फूड है उसको ले लेता है अपने अंदर। तो इसमें सेकंड नंबर भी सही था, फोर्थ नंबर भी सही था। कौन सा ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ? ऑप्शन नंबर देखो, सी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और बी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो उस बेसिस पर सी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेकंड और फोर्थ वाला हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा फॉर ग्रीन लीव्स सोन इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, अच्छी बात है। एक बार डायग्राम को ध्यान से देखो और फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ द स्टोमेटा ऑफ अ ग्रीन लीफ सोन इन द गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम दिख रहा है, पूछ रहा है इसमें से यहाँ पर कौन सा इवेंट मतलब हो रहा है, कौन सा स्टेट का ये डायग्राम तुमको दिख रहा है। तो ऑब्वियस है क्या हो रहा होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल ना, गैसियस एक्सचेंज इन ऑकरिंग इन लार्ज अमाउंट ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, ये सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल से पानी बाहर आएगा तो गार्ड सेल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा देख रहे हो यहाँ पे ओपन तरह से दिखाया गया है, तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, एसर्शन रीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन is an essential element for plant growth and is taken up by plant in the form of inorganic nitrate और nitrates। बिल्कुल सही है। देखो प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को ना नहीं ले सकता है, बात को समझना। नाइट्रोजन जो प्लांट लेता है वो इन द फॉर्म ऑफ, कैसे लेता है, इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा हुआ है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स। क्योंकि देखो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, बस इतना ध्यान रखो अभी। और प्लांट को अगर नाइट्रोजन चाहिए तो वो कैसे लेगा, वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है। डायरेक्ट जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो कैसे लेता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। असर्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन पढ़ेंगे ध्यान से। रीजन क्या कह रहा है हमसे कि द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ अ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर प्लांट। ये भी सही है, लेकिन देखो ऊपर वाला जो हमारा स्टेटमेंट था उसका मतलब उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में नहीं है, कि ऊपर में लिखा ना कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है, तो क्यों लेता है उसके बारे में नहीं बता रहा है ना, समझ रहा बात को। अगर असर्शन में कोई चीज लिखा हुआ है तो उसके बारे में बता रहा है क्या, कि क्यों लेता है वो, नाइट्रेट के फॉर्म में क्यों लेता है या नाइट्राइट के फॉर्म में क्यों लेता है,
ये बातें नहीं बता रहा है ना यहाँ पे हमको, हालांकि सही दोनों है, बट हमको उसका जो भी असर्शन में बताया गया उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि भाई सही तो दोनों है बट ये जो आर है इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सही दोनों है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है, कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में क्यों लेता है, इसका जवाब इसमें नहीं दिया हुआ है। तो कारण देना चाहिए था कि डायरेक्ट नाइट्रोजन को वो नहीं ले पाता है, इसी वजह से वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट लेता है, और नाइट्रोजन का आवश्यकता प्लांट को होता है, बहुत ज़्यादा नीड है उसको, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये छोटी बातें लिखनी होनी चाहिए तो बट लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 10, 11 और 12 हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आज 3 ही क्वेश्चन अब इसमें करेंगे, हम लोग 12 तक ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारे पास 10 नंबर, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, देखो 21-22 में, टर्म 1 में। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू write a stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded step is, देखो ये जो 4 स्टेप लिखा हुआ है, कह रहा है कौन सा स्टेप गलत है ये बताइए, कौन सा स्टेप गलत है ये बताइए। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे और हम वहां पे मेंशन भी किए थे कि ध्यान रखना, आयोडीन टेस्ट से पहले सनलाइट में हम लोग रखते हैं, बाद में नहीं रखते हैं। जो हमारा पूरा सिस्टम हम लोग बनाए थे उसको हम लोग कब रखते हैं, तो हम लोग आयोडीन टेस्ट से पहले रखते हैं, आयोडीन टेस्ट के बाद में नहीं रखते हैं। जरा ऑप्शंस को पढ़ो, एक ऑप्शन में तुमको वो नजर आ जाएगा, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन अ डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days। ठीक है, रख सकते हैं 3 days के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक द एयर टाइट, बोथ पॉटेड प्लांट आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखो गलत हो गया, अभी बताए थे हम थोड़ा देर पहले, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। भाई स्टार्च टेस्ट कर लोगे उसके बाद सनलाइट में रख के तुम क्या करोगे, पहले ना रखोगे ताकि तुम ये चेक कर पाओ कि फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि KOH का काम क्या है, जो KOH यहाँ रखा हुआ है ये तो CO2 को एब्जॉर्व कर लिया होगा, और अगर ये CO2 को एब्जॉर्व कर लिया होगा तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं होगा। तो अगर हम आयोडीन टेस्ट किए होंगे तो जो पत्ता का हिस्सा, मतलब ये जैसे कि पत्ता का हिस्सा जो भी अंदर है उसमें आयोडीन टेस्ट फेल हो गया होगा। समझ में आ रहा है बात, CO2 को एब्जॉर्व कर लिया होगा। ठीक है, तो ये वाला बात जो यहाँ पे बता रहा है ना ये बिल्कुल गलत है, इसलिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ टाइगर, द रीजन फॉर दिस इज। वैसे भी हम लोग को पता होना चाहिए, जो हर्बीवोर होता है उसका इंटेस्टाइन जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, और जो कार्निवोर होता है उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, presence और एब्सेंस ऑफ विली इन इंटेस्टाइन, presence और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा आंसर सही लग रहा है, तो देखो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम। बात को समझना, जो हर्बीवोर है जैसे कि डियर, हर्बीवोर हो गया, डियर क्या हो गया, एक हर्बीवोर हो गया, वो क्या मतलब खाता है, ग्रास खाता है। ठीक है, और ग्रास जो मतलब खाता है तो उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसको पचाने में मतलब थोड़ा टाइम चाहिए हो, ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग होता है थोड़ा, इसी वजह से उसका जो मतलब उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है। लेकिन हम लोग जो है वो सेल्यूलोज को डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, बिकॉज हम लोगों में सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज नामक एंजाइम नहीं होता है। हम लोगों के शरीर में सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज नामक एंजाइम नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग तो सेल्यूलोज को तोड़ पाएंगे नहीं अपने शरीर में। अगर डायरेक्ट कोई चीज़, मान लो डायरेक्ट कोई प्लांट तुम ग्रास खा लेते हो तो वो तुम पचा नहीं पाओगे, बिकॉज सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं है, सेल्यूलेज नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि हर्बीवोर का क्यों जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होता है वो लार्जर क्यों होता है। तो क्वेश्चन का आंसर बस यही देना है अपने को कि जो हर्बीवोर होता है वो ईटिंग ग्रास, वो ग्रास को खाता है, और ग्रास को अगर खाता है तो उसमें सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, और हर्बीवोर के अंदर ही वो डाइजेस्ट हो भी सकता है, बिकॉज हर्बीवोर के अंदर क्या रिलीज होता है, सेल्यूलेज, सेल्यूलोज को तोड़ने वाले को बोलते हैं सेल्यूलेज। तो वो
एनिमल मतलब ये सॉरी हर्बीवोर के अंदर ही क्या होता है, रिलीज होता है। तो वो इसी वजह से उनका जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोर। ठीक है, आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, आई होप ये इसका आंसर सबको आता होगा। सबसे ज्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, एब्जॉर्प्शन वर्ड लगा दिया भाई, एब्जॉर्प्शन वर्ड लगा दिया। पूरा कहानी अगर छोड़ भी दो ना तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन से तुम आंसर दे सकते हो। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, ऑब्वियस है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, यही आंसर हो जाएगा। वैसे भी सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए, एब्जॉर्प्शन वर्ड लगा दे तो समझ जाना स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल CBSE जोन उज्ज्वल वर्मा पे मिल जाएगा। आज ही वो चैनल बना है हमारा, तो वहाँ से अगर इसका पीडीएफ लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा दिए। ठीक है, अगर फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो हमसे बिल्कुल पूछ लेना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।